लखनऊ हाई स्कूल के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल के तीन दोस्त प्रेम, प्रशांत और श्री अक्सर भूतिया कहानियों पर बहस करते थे। एक दिन उनमें शर्त लगी कि कौन बेली गारत के कब्रिस्तान में रात गुजार सकता है, जहां 1857 की जंग में मारे गए अंग्रेज दफन हैं। प्रशांत ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन तीनों दोस्त हाई स्कूल से निकले और नंदवा कॉलेज के पक्के पुल के रास्ते रेजिडेंसी पहुंचे। रात के करीब 1 बजे का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था और सड़क पर इक्का दुक्का तांगे वाले ही दिखाई दे रहे थे। बेली गारत के भीतर जाने का रास्ता आसान था, क्योंकि उन दिनों उसकी 4 दीवारी टूटी हुई थी। तीनों दोस्त कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे। प्रेम ने प्रशांत से कहा, ठीक है प्रशांत, अगर तुम जिंदा रहते हो तो कल मिलते हैं। प्रशांत कॉन्फिडेंस से बोला, अरे मैं जिंदा क्यों नहीं रहूंगा, मुझे भूतों से थोड़ा ही डर लगता है, और जब डर ही नहीं लगता तो किस बात का डर। जब प्रेम और प्रशांत बातें कर रहे थे तो श्री आसपास की कब्रों को बड़े ध्यान से देख रहा था और उन पर लिखे नामों को धीरे धीरे पढ़ रहा था। प्रशांत ने उसे छेड़ा, अब तू कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहा है? यहाँ तो सारे मर्दों की लाशें हैं, किसी लड़की की नहीं। इस पर प्रेम ने हंसते हुए कहा, प्रशांत, अगर इसका बस चले तो ये लड़कियों को कब्र से निकाल कर बोले कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उनकी हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी, जिससे माहौल और भी अजीब लगने लगा। श्री ने जवाब दिया, अरे नहीं प्रेम, मैं तो इन कब्रों पर लिखे नामों को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं टीना के साथ यहाँ आया था तो थॉमस हैंक की कब्र इस कब्रिस्तान के बिल्कुल आखिर में थी। मुझे ये बात इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसी कब्र के पास से फूल तोड़कर टीना को दिए थे। श्री की बात सुनकर प्रेम और प्रशांत एक पल के लिए सोच में पड़ गए। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है। श्री के तोड़े हुए फूलों की मुरझाई डाली अब भी कब्र के पास ही पड़ी थे, जिससे उसकी बात साबित हो रहे थे। प्रशांत ने इस बात को मजाक समझकर कहा, अच्छा ठीक है, चलो अब मुझे उल्लू मत बनाओ, मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं, समझ गए? मैं इस कब्रिस्तान से कल सुबह ही आऊँगा, और वो भी जिंदा। चलो अब तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। प्रशांत की बात सुनकर श्री और प्रेम कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल गए। प्रशांत अपने दोस्तों को बाहर जाते हुए साफ देख रहा था। उनके जाने के बाद प्रशांत उसी थॉमस हैंक की कब्र पर बैठ गया और जमीन पर उगी घास को नोचने लगा। उसकी नजरें पूरे कब्रिस्तान को घूर रहे थे कि अचानक जमीन से एक हाथ निकला और प्रशांत का हाथ पकड़कर उसे कब्र से नीचे गिरा दिया। उसने जब आसपास देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, पर जब उसकी नजर अपने ही हाथ पर गई तो उसका हाथ किसी को नाखूनों से नोचा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। उसने खुद को संभाला और एक बार फिर कब्रिस्तान को घूरा। इस बार उसे धुएं का एक बड़ा सा गुब्बार दिखा जो उसे घेरने उसी की ओर आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, धुएं ने उसे घेर लिया। धुएं की वजह से उसका दम घुटने लगा और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवारों की आवाजें आने लगी। ठीक उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को घेर लिया और उन्हीं की बंदूकों से उन्हीं का सीना छलनी कर रहे थे।
तलवारों से उनका जिस्म और उनकी हिम्मत दोनों को काटा जा रहा था। ये सब प्रशांत के सामने हो रहा था। इतना सारा खून और मौत की गूंजती चीखें सुनकर प्रशांत की सांसों की गर्माहट बढ़ गई। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या इस सदमे से निकल पाता, अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई और नहीं बल्कि प्रेम और श्री ही थे, और धुएं का गुब्बार एक पल में ही गायब हो गया। प्रेम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देख कितना डरपोक है, जब डर लगता है तो यहाँ अकेले आने की क्या जरूरत थी। जरा अपने चेहरे का रंग तो देख, डर के मारे किस तरह से उतरा हुआ है। दोनों दोस्त प्रशांत पर हंसे जा रहे थे क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वो सचमुच में डर गया था। प्रशांत झुंझलाता सा बोला, बंद करो तुम लोग अपनी नौटंकी और चलो यहाँ से। मुझे यहाँ और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाजा भी है मैं भी क्या देख रहा था। प्रशांत जानता था कि उसने जो कुछ भी देखा वो कभी अपने दोस्तों को नहीं समझा पाएगा, इसलिए झुंझलाता हुआ वो दोनों से कहकर बाहर जाने को हुआ कि तभी प्रेम ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। अबे तू अकेले कहाँ चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम भी इसी कब्रिस्तान में रुकेंगे, फिर तो ठीक है ना? प्रशांत ने प्रेम से कहा। पर रुकना ही क्यों है? छोड़िए सब। साला जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से अजीब सी ठंड लग रही है मुझे। तुम दोनों के हाथ भी तो कैसे बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके हैं। मैं तो कहता हूँ चलो। प्रशांत प्रेम से कहता हुआ उसके हाथ छुड़ाकर कब्रिस्तान से बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही श्री ने उसके गले में रस्सी डाल दी और उसे वापस से कब्रिस्तान के अंदर घसीटने लगा। प्रशांत चीख चीख कर श्री से कहे जा रहा था, श्री ये क्या कर रहे हो? मैं प्रशांत हूं, तुम्हारा दोस्त। तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो? पर श्री ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पकड़कर पेड़ पर डालकर दूसरी ओर फेंक कर खींचता हुआ प्रशांत को फांसी चढ़ाने लगा। प्रशांत लगातार चिल्लाता रहा, श्री ये तू क्या कर रहा है? प्रेम तू इसे रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों क्या कर रहे हो? प्रशांत के इतना कहने पर भी किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और देखते ही देखते प्रशांत फांसी के फंदे पर ही छटपटाने लगा। तो श्री ने कहा, आज जब तू मर रहा है तो साफ सुनता जा। हम वो है ही नहीं जो तू हमें समझ रहा है। मैं सेनापति थॉमस हैंग हूँ और ये मेरा सिपाही था। तुम भारत हमेशा ही अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे और हमेशा रहोगे। इतना कहकर श्री और प्रेम का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत की पोशाक से ढक गया, जिनकी आंखों के सामने प्रशांत फांसी पर लटका तड़प रहा था। प्रशांत के तड़पने पर भी अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को चैन नहीं आया, तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से प्रशांत के जिस्म को छलनी और काटना शुरू कर दिया, जिससे प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह प्रशांत के दोस्त जब उसे लेने बेली गारत के कब्रिस्तान आए तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और प्रेस का जमावड़ा लगा हुआ था, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई। प्रेम ने जब भीड़ के बीच में जाकर देखा तो उन्हें कब्रिस्तान के कोने में फंदे से झूलती प्रशांत की लाश दिखी, जिसे देख दोनों चीखने लगे। इंस्पेक्टर भी चीख सुनकर समझ गया कि ये दोनों लाश के जानने वाले हैं।
इसी वजह से ही दोनों को लाश की शिनाख्त करने के लिए अंदर बुलाया गया। श्री और प्रेम ने जब प्रशांत की लाश को गौर से देखा तो उनकी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से प्रशांत की आंखों की पुतलियां फटकर बाहर निकल आई थी। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे ही बस बचे थे और नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे पड़े थे, पर प्रशांत के जिस्म पर बाहर से कट के एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया, पर अब ये केस पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये बात साफ हो चुकी थी कि भले ही प्रशांत के जिस्म पर बाहर से कोई कट या किसी खरोच का निशान ना मिला हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छलनी पड़ा था और अंदर से मांस, नसें और यहाँ तक कि हड्डियाँ भी तलवार से कटी हुई थी। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी ये केस कभी सुलझ ही नहीं पाया। ठीक 20 साल बाद श्री और प्रेम की लाश भी उसी रहस्यमयी तरीके से फांसी पर लटके मिले, वो भी उसी जगह जहां प्रशांत लटका हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही लिखा था जो प्रशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था। शरीर पर एक भी कट के निशान नहीं थे, पर अंदर से जिस्म गोलियों से छलनी पड़ा था और तलवार से मांस के साथ हड्डियां तक कटी हुई थीं। और आज भी इस केस की फाइल हजरतगंज के थाने में धूल खा रही है। हालांकि अब वक्त बदल चुका था। सरकार ने बेली गारद को संरक्षित करते हुए चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवा दी है और लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। अब ये रोड रात भर चलती है, पर आज भी तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद लोग बेली गारद के अंदर जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। घर में अपनी पत्नी से झगड़ा करके नीरव घर से निकल गया और घर से कुछ दूर स्थित एक पार्क में बैठा आज हुई किटपिट के बारे में ही सोच रहा था, जब उसे एहसास हुआ कि आज पार्क कुछ ज्यादा ही वीरान लग रहा था। उसे लगा रात के 1 बज रहे हैं और घर से खराब मूड के साथ यहाँ आने की वजह से उसे ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि इस पार्क में तो वो कई बार आ चुका है, लेकिन आज उसे यहाँ कुछ अजीब सा आभास हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे पार्क में जलते हुए बल्बों की रोशनी के पीछे से कोई उसे देख रहा हो। ऊपर से मौसम भी खराब होने लगा था। पार्क करीब आधे एकड़ में बना हुआ था और सबसे करीने लगाए हुए पेड़ पौधों की भरमार थी। पार्क की बाउंड्री वॉल के साथ एक टाइलों की पगडंडी बनाई गई थी, जिस पर लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से पैदल चलते थे। इसी पगडंडी के साथ जगह जगह बैठने के लिए लाल और पीले रंग के पत्थर वाले बेंच लगाए हुए थे। ज्यादातर तो ये बेंच खुले ही थे, लेकिन कुछ बेंच पार्क के बीचों बीच बनी शेड के अंदर भी लगे थे। नीरव इन्हीं में से एक बेंच पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर में वहां पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और हवाएं भी जोरों से बहने लगी। चूंकि नीरव शेड के अंदर था, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसका मन अपने पारिवारिक कलेश के बारे में ज्यादा चल रहा था। वो सोच रहा था कि उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो शादी करता ही नहीं तो रोज के इस तरह से खटपट से उसका दिमाग कम से कम चलता तो नहीं। नीरव अपने विचारों में पूरी तरह से डूबा हुआ था जब उसे एहसास हुआ कि पार्क में लगा हुआ झूला अपने आप ही हिल रहा है।
मानो कोई उस पर बैठा हुआ है। उसे लगा हवा और बारिश के मिले जुले प्रयास से ऐसा हुआ होगा, और उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने ही विचारों में गुम हो गया। नीरव ने अचानक महसूस किया कि एक तेज हवा का झोंका उसके बिल्कुल पास से मानो उसे छूता हुआ सा निकला हो। वो चिहुक कर इधर उधर देखने लगा। उसने महसूस किया कि पार्क के अंधेरे कोने से कोई उसे देख रहा है। वहीं उसे कुछ झाड़ियां भी हिलती हुई सी महसूस हो रही थी। बारिश के शोर में भी जहां चारों तरफ एक खास तरह का सन्नाटा और भयावह पसरा हुआ था, वहीं धीरे धीरे पार्क में जलते हुए बल्ब एक के बाद एक अपने आप बंद होते जा रहे थे और पार्क में अंधेरे का अपने आप विस्तार होता जा रहा था। धीरे धीरे पार्क के सभी बल्ब अपने आप बंद होते चले गए और सिर्फ एक बल्ब ऐसा बचा जो नीरव से कुछ ही दूरी पर था और जल रहा था। इसी बल्ब के जलने का नीरव के मन को संतोष था। बारिश के कुछ समय में खुले आसमान के नीचे जलते हुए बल्बों का खराब होकर बंद हो जाना बिल्कुल भी स्वाभाविक ही था, लेकिन पार्क में सिर्फ उस एक बल्ब के अलावा कोई और बल्ब का जलना ना बचना जो नीरव के सबसे ज्यादा पास था, उसने उसे एक स्वाभाविक सी घटना ही मान लिया। लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बार बार एहसास करवा रहे थे कि यह स्वाभाविक नहीं है। उसके विचारों पर धीरे धीरे डर पसरने लगा। बारिश अब बंद हो चुकी थी और माहौल बिल्कुल शांत और स्तब्ध सा हो गया था। बारिश की बूंदें जो पौधों और ऊंचे पेड़ों पर रुकी गई थी, वो जब गिरते तो बहुत ज्यादा मात्रा में शोर करती हुई सी प्रतीत होती। शायद नीरव का अपना जहन इतना संवेदनशील हो गया था कि उसे लगभग हर आवाज ही सुनाई दे रही थी। और तभी नीरव का ध्यान एकमात्र बल्ब की ओर गया जो हल्की हवा से अभी अभी हिलना शुरू हुआ था। जाने क्यों आज वो उसे अंधेरे में अपने सबसे करीबी मित्र और भाई जैसा नजर आ रहा था। और सहसा ही नीरव का ध्यान एकमात्र चल रहे बल्ब के प्रकाश के बाहर कहीं अंधेरे में चला गया। उसे अंधेरे में दो चमकदार आंखें खुद को घूरती हुई सी दिख गई। बड़ी बड़ी गोल आंखें, उनका कुछ भाग पीलापन लिए था। नीरव के कानों के पास पसीने की दो बूंदें सरकने लगी। मन किसी अनजान आशंका और कुविचार से घिर गया। फिर भी उसने हिम्मत कर जेब से टटोलकर अपने फोन को निकाला और उसकी फ्लैशलाइट को ऑन कर दिया और बड़ी हिम्मत करके उस ओर भारी कदमों से बढ़ा। वो आंखें बिल्कुल स्थिर थी, उसे ही देख रहे थे। लगभग 20-30 कदम का फासला उसे मीलों जैसा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे चलता हुआ वो प्रकाश के घेरे से लगभग छोर तक पहुंच गया था। जैसे ही उसने फ्लैशलाइट उन आंखों के करीब डाली तो एक गहरे काले रंग की बिल्ली अचानक ही उसके ऊपर छलांग लगा देती है, जिससे नीरव डर कर पीछे की तरफ गिर जाता है और उसका सर पीछे रखे एक गमले से टकरा जाता है और सिर से थोड़ा खून भी बहने लगता है। हालांकि चोट बहुत ज्यादा गहरी नहीं थे, पर उससे खून निकलता देख एक कुरूप सी गीली नीरव उस बिल्ली को देखता है और कुछ हद तक उसके मन का डर अब कम हो जाता है। वो सोचता है सिर्फ बिल्ली ही तो थी, और वो आकर बेंच पर बैठ जाता है। इस सब कुछ होने और विचार करने में करीब रात के 2:30 बज चुके थे और नीरव का मन
पहले से कुछ हल्का हो चुका था। वो उसी बेंच पर लेटने को होता है जब फिर उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। नीरव को लगा शायद ये उसका भ्रम है और वो उसी बेंच पर लेट गया और अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। उसका मन इसी दुविधा में लगा हुआ था कि अपने परिवार और अपनी पत्नी को कैसे पटरी पर लाया जाए। वो इसी विषय में सोच विचार करने लगा। ना जाने कब उसकी आंख लग गई और वो सो गया। दिन भर की थकान या बारिश के बाद की ठंडक जो भी हो, नीरव को बेंच पर बहुत गहरी नींद आ गई। उसे सोए हुए अभी कुछ देर ही हुए थे कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बालों को सहला रहा है और अचानक ही वो हाथ जो उसके बालों को सहला रहे थे, उन्होंने उसके सिर के बाल को कुछ जोर से पकड़ लिए और बहुत ही जोर से उसे बेंच के दूसरी तरफ घसीटने लगे। तभी उसकी आंख खुल गई और वो अपने आप को पार्क में एक तरफ को घसीटता हुआ पाता है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया जो उसके बालों को पकड़ रहा हो। वो जो भी था अदृश्य था। सिर में हो रहे दर्द की वजह से नीरव जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कोई दिख नहीं रहा तो आखिर वो अपने आप ही घसीटा चला क्यों जा रहा है। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर वहां पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि उसे घसीटने वाला शख्स उसे नजर आ रहा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नीरव की पत्नी रितु थे। रितु उसे घसीटते हुए कहीं ले जा रहे थे। तभी नीरव उससे बोला, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ये सुनकर रितु एकदम से रुक गई और उसने नीरव की तरफ नीचे देख कर कहा, तुम्हें घर आकर सब कुछ सही करना होगा, तुम्हें सब कुछ सही करना होगा नीरव। और फिर इतना कहकर उसने एकदम से नीरव के सर को नीचे जमीन पर पटका। नीरव कुछ वक्त के लिए अपना होश खो बैठा। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो रितु वहां से गायब थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसके साथ हुआ क्या। खैर, वो वहां से उठा और गुस्से से अपने घर की ओर बढ़ा। वो गुस्से से आग बबूला होकर अपने घर पहुंचा। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और रितु को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, मगर सामने से रितु कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। वो चलते चलते किचन की तरफ गया और सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने रितु ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसके सीने में एक चाकू घुसा हुआ था और चारों तरफ बस खून ही खून नजर आ रहा था। नीरव को अब सब कुछ समझ आ गया और उसे सब कुछ याद आ गया। आज झगड़े के दौरान रितु कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए थे। उसने नीरव पर हाथ उठा दिया। नीरव ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने वहीं पास ही में पड़ा हुआ बड़ा सा चाकू उठाया और रितु के सीने में उतार दिया। रितु कुछ ही वक्त में मारी जा चुकी थी। नीरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सब कुछ समझ में आ गया था। वो तुरंत फोन की ओर बढ़ा। उसने फोन में नंबर डायल किया। सामने वाले ने नंबर उठाया और फिर नीरव ने कहा, मैं नीरव, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है।